सर आजकल इतना ज़्यादा अगर हम देखें देयर आर सो मेनी केसेस ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड वी सी अ लॉट हैपनिंग इन द न्यूज़ कि आजकल बच्चों में भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा हार्ट कंडीशंस बढ़ रहे हैं, तो क्या कोई डिफरेंस इन सिम्टम्स होते हैं? लोगों को ये नहीं पता कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ होती है, हार्ट अटैक अलग चीज़ होता है। सडन डेथ का मतलब क्या है? सडन डेथ का मतलब ये है कि मरीज़ सिम्टम शुरू होने के 1 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं सडन डेथ। बट ये हार्ट प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली होती क्यों है? जो हृदय की प्रॉब्लम होती है यूजली वो डेथ नहीं होती उससे इन बाई एंड लार्ज। हालांकि कुछ बीमारियां हैं जिसमें नॉर्मल हार्ट है लेकिन फिर भी बंदा कार्डियक अरेस्ट से मर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें सिर्फ पैल्पिटेशन होती है, अपनी जरूरत धक 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 धक। अगर हार्ट आपका नॉर्मल है एको पे पर्टिकुलरली, मोस्ट ऑफ दीज डिसऑर्डर कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाई व्हाट वी कॉल ए रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। आज की घड़ी में 3 मेजर किलर हैं इंडिया में, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कॉर्नरी हार्ट डिजीज। सो अगर इंडिया को किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो वी हैव टू प्लान ए वेरी वेरी अग्रेसिव प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोग्राम इन द कंट्री। लोगों को बताना है कि इस बीमारी से कैसे बचना है। दोस्तों, हम सब ने फिल्मों में दिल और धड़कन पर अनेक गाने सुने हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में दिल की धड़कन सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी की ताकत है। सोचिए, जैसे एक गाना एक रिदम के बिना अधूरा है, वैसे ही दिल की धड़कन भी एक रिदम में चलती है। जब तक ये रिदम सही है तब तक हमारी बॉडी सुर में चलती रहती है, बट लेकिन जैसे ही इस रिदम में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो पूरे शरीर का सुरताल बिगड़ जाता है। इसी को समझना और ठीक करना ही कार्डियोलॉजी का काम है, यानी दिल की हेल्थ और उसके इलाज से जुड़ी साइंस। अब एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूँ, ये दिल की बिजली की साइंस है। जैसे हर बल्ब को जलने के लिए करंट चाहिए, वैसे ही दिल की हर धड़कन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे चलती है। अगर ये सिग्नल गलत डायरेक्शन में चले जाए या बेतरतीब हो जाए तो हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो जाती है और इसी को डायग्नोस करना और ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। आज हम इन्हीं धड़कनों की साइंस पे बात करने वाले हैं भारत के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर टी.एस. क्लेर, चेयरमैन कार्डियक साइंस एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, पैन मैक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। माय प्लेजर। सर, सबसे पहले मैंने इतनी सारी बातें बोल दी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट होता है वो क्या होता है, उनका काम क्या होता है? देखिए, ऐसे है कि जो हार्ट की एक बीमारी नहीं, तरह तरह की बीमारी होती है। जैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज, बच्चा पैदा होता है उसके हार्ट में डिफेक्ट है। फिर एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ के बच्चा पैदा तो ठीक हुआ था लेकिन बाद में बीमारी हुई, जैसे रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंसिव की बीमारी है, या नाड़ियों में ब्लॉकेज आते हैं जिसको कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ऐसे ही रफली 15 to 20% पेशेंट्स हार्ट के ऐसे हैं जिनका प्रेडोमिनेंट जो प्रॉब्लम होती है वो हार्ट के रिदम की होती है। यूजली क्या है कि जो हार्ट का रिदम है हमारा, जैसे हम बैठे हैं फॉर एग्जांपल, उसको हम कहते हैं आपका हार्ट का रेट चाहिए 60 to 100 के बीच में चाहिए और ये रेगुलर होता है। तो हार्ट ऐसा बनाया है परमात्मा ने कि पहले ऊपर वाले चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर नीचे वाले करते हैं। राइट अपर चेंबर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और नीचे ट्रेवल करती है और वेंट्रिकल पहुंचती है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बल्ब को इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, ऐसे ही जो हार्ट का मसल है नीचे वाला जिसको वेंट्रिकल कहते हैं उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सो नॉर्मली हार्ट रेट रेगुलर होती है, 60 और 100 के बीच होती है। तो अगर 60 से नीचे चले जाए उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं इंग्लिश में, और 100 के ऊपर जाती है टैकीकार्डिया कहते हैं। नौ समझने वाली बात ये है कि ये हार्ट की जो तकलीफ़ें होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक तो है कि हार्ट रेट स्लो हो जाए, ब्रेडिकार्डिया। एक है हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाए, टैकीकार्डिया। एक है हार्ट रेट इरेगुलर हो जाए, या ये कम्बिनेशन भी हो सकता है कि स्लो एंड इरेगुलर, फास्ट एंड इरेगुलर। कई बार ऐसा होता है कि उसी पेशेंट में पहले फास्ट एंड इरेगुलर है फिर स्लो एंड इरेगुलर हो सकता है। सो कहने की बात यह है, जो लोग सुन रहे हैं इस शो को, मैं उनको ये कहूँगा कि हार्ट की रेट बढ़ना, रेट कम होना, इरेगुलरिटी होना, ये हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम है और
इसको जो कार्डियोलॉजिस्ट जिसमें ट्रेंड होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। ये एक कार्डियोलॉजी की ब्रांच है जो कि अब हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। इसलिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि हार्ट के जो रिदम की प्रॉब्लम हैं आलमोस्ट 80 to 90% क्यूरेबल हैं, जो कि पहले 20 साल पहले इसका कोई इलाज नहीं होता था। दूसरी चीज़ मैं ये भी समझाना चाहता हूँ कि स्लो हार्ट रेट होना या फास्ट होना, जैसे ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल मतलब जैसे हम सो रहे हैं तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, 40 भी हो जाता है तो ठीक है, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। जब हम चलते हैं, भागते हैं या हमें बुखार हो जाए तो हार्ट रेट बढ़ेगा, 120 130 भी हो सकता है, वो बीमारी नहीं है, उसको फिजियोलॉजिकल कहते हैं। लेकिन जब हार्ट रेट स्लो होता है या फास्ट होता है बिना किसी रीज़न के, वो अबनॉर्मल है। जैसे ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हार्ट रेट 20-25 भी हो सकता है, जिस मरीजों को पेसमेकर लगाने पड़ते हैं। फिर ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हार्ट रेट 200 हो जाता है, 250 हो जाता है, उन लोगों को हमें इलाज करने के तरीके हैं जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि ये बहुत सारे ऑलमोस्ट ऑल दीज डिसऑर्डर्स ऑफ द रिदम, फॉर्चुनेटली many of them they are curable, and if not curable, many of them they are controllable, so that you can have a useful long healthy life with good quality of life. सर अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला कि एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है, आप हमें ये बताइए कि हमारे हार्ट का रिदम में चलना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखिए बात, जब तक हार्ट चल रहा है, हार्ट का रिदम ठीक है, तब तक लाइफ है। अगर हार्ट का रिदम ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर हार्ट हमारा 3 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो एक्चुअली तो अगर कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाए तो बेहोश हो जाएगा आदमी। लेकिन अगर उसको 3-4 मिनट में CPR ना किया गया उस बंदे का, तो मरीज़ मर जाएगा। अल्टीमेटली ये डेथ होती है किसी भी कारण से, किसी भी कोई बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे लंग की प्रॉब्लम हो या इन्फेक्शन हो। अल्टीमेटली बॉडी इंसान को तब डेड डिक्लेयर करते हैं जब हार्ट की बीटिंग स्टॉप हो जाती है। सो जब तक हार्ट बीट कर रहा है तब तक ज़िंदगी है। जब उसका बीट नहीं करता, तो जैसे वो गब्बर की मूवी में था ना, तो वो कहता है उसको, हेमा मालिनी को, कि जब तक तेरी ये यारनी डांस करेगी तब तक तेरी जान है, जब ये डांस बंद कर देगी तेरे को गोली मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। वही कहानी है यहाँ भी, जब तक बीटिंग है तो लाइफ है, जब बीटिंग बंद होगी तो लाइफ नहीं है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया सर आपने। सर अगर हम बात करें, हम लोग को अगर जनरल व्यूअर्स की बात करें, पब्लिक की बात करें, हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कुछ ही बीमारियों के नाम पता है एंड कुछ ही बीमारियों के बारे में लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, बट ये हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स के क्या क्या टाइप होते हैं या क्या डिटेल में अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाए इसके बारे में। इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 5-6 तरह की बीमारियाँ होती हैं। जैसे मैंने बताया, एक तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, रफली आउट ऑफ 1000 बेबीज़ बॉर्न 2 या 3 को हार्ट की कंजेनिटल डिजीज़ होती है। अगर बच्चा पैदा ठीक हुआ है तो उसके बाद जो बीमारियां होती हैं उसको एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ कहते हैं। और इंडिया में एक बीमारी जो है यंगर जनरेशन को होती है, उसको बोलते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है, जिसमें कि फीवर होता है और हार्ट के वैल्व्स खराब हो जाते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, इवन इंडिया में जो एरियाज़ हैं जहाँ जिनकी GDP ज़्यादा है, जैसे चंडीगढ़ हुआ या इवन दिल्ली हुआ, जहाँ इनकम ज़्यादा है, तो ये बीमारी बहुत कम हुई है। लेकिन अभी भी जो एरिया है जहाँ गरीबी है, जहाँ क्राउडिंग है, बीमारी है। फिर उसके बाद जो मेन बीमारी है इंडिया में वो है कॉरोनरी आर्टरी, जिसमें कि हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं, जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ होती है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ है, जो हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है, और हाइपरटेंशन से भी अल्टीमेटली हार्ट फेलियर होता है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ये 3 मेजर रिस्क फैक्टर हैं कि हार्ट की बीमारी होती है। फिर एक क्लास ऑफ बीमारियां हैं जिसको हम कि हार्ट की मसल की बीमारी है, कि नाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हार्ट का मसल या तो कमज़ोर हो जाता है या कई बार मोटा हो जाता है। जैसे वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है जिसको हाइपरट्रॉफी कार्डियो, तो बेसिकली इट्स कॉल्ड कार्डियोमायोपैथी, बिकॉज ये हार्ट के मसल की बीमारी है, नाड़ियों के प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम जाते हैं आखिर में हार्ट रिदम प्रॉब्लम, जैसे हम आप आज का जो विषय है वो है रिदम का प्रॉब्लम, कि हार्ट नॉर्मल है। इनमें कई बार ऐसा होता है हार्ट एको भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो
इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को अगर मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो कि भी हार्ट के वो बिजली वाले बंदे हैं जिसको बिजली ठीक करते हैं। बहुत ही आई थिंक बहुत ही इजी शब्दों में आपने हमें बताया है सर ये। सर, हमारे हार्ट की रिदम बिगड़ने से हमारी हेल्थ के सुर भी बिगड़ जाते हैं, ये तो हमें पता है, बट ये हार्ट प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली होती क्यों है? कोई अंडरलाइंग फैक्टर्स हो या क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, एक चीज़ मैं और भी बताना चाहता हूँ कि हार्ट की जो रिदम की प्रॉब्लम है वो दो तरह के मरीजों में होती है। एक है जहाँ के हार्ट वैसे नॉर्मल है, स्ट्रक्चरली नॉर्मल है, उसमें जो रिदम की प्रॉब्लम होती है यूजली वो डेथ नहीं होती उससे इन बाई एंड लार्ज। हालांकि कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें नॉर्मल हार्ट है लेकिन फिर भी बंदा कार्डियक अरेस्ट से मर सकता है। दूसरी जो कंपोनेंट है वो है जहाँ हार्ट में कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से हार्ट के मसल को डैमेज हो गया। ये बड़ा डिफरेंट कैटेगरी है। दोनों की जो आउटकम है, ट्रीटमेंट है, इम्प्लीकेशन बहुत फ़र्क है। अब ऐसे जैसे अगर हार्ट नॉर्मल है, ऐसी बहुत सी बीमारियाँ हैं जिसमें सिर्फ पैल्पिटेशन होती है, मरीज धक 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 धक। तो ये जो पैल्पिटेशन होती है ये हार्ट के ऊपर वाले चेंबर से भी आ सकती हैं, नीचे वाले से भी आ सकती हैं। अगर हार्ट आपका नॉर्मल है, एको पे पर्टिकुलरली, ये मोस्ट ऑफ दीज डिसऑर्डर कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाई व्हाट वी कॉल ए रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक कैथेटर डालते हैं हार्ट में, एक वायर होती है, तो ये देखते हैं कि हार्ट में अंदर वो कहाँ से एग्जैक्टली वो रिदम की प्रॉब्लम पैदा होती है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना पड़ता है। वो पिन और वो एरिया को हम बर्न कर देते हैं, इसलिए कहते हैं उसको एब्लेशन। एब्लेशन मीन्स टू बर्न। तो अगर ये करते हैं हम तो वो परमानेंटली क्योर हो जाता है, फिर मरीज को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ तक है कि हार्ट डिजीज़ है, डैमेज हुआ है, ऑलरेडी डैमेज है, चाहे हार्ट अटैक हुआ, चाहे हार्ट के मसल की बीमारी हो, उनमें यूजली परमानेंट क्योर नहीं हो सकता, लेकिन उनमें बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो रिदम की प्रॉब्लम में हमें एक चीज़ ये भी देखनी होती है, असेस करनी होती है कि जी मरीज इससे मर सकता है कि नहीं मर सकता है। ओके। ऐसे कुछ डिसऑर्डर हैं, कंडीशन हैं जिसमें मरीज़ की डेथ हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को पहले हार्ट अटैक हुआ, उसकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई, उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं टेक्निकली। नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन होता है 60%। क्या है इजेक्शन फ्रैक्शन, वो भी मैं समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में समझ लो 100 ml ब्लड आया, तो एक कंट्रैक्शन में कितनी वो बॉडी में इजेक्ट करता है उसकी रेशो लेते हैं। तो नॉर्मली अगर 100 आता है तो 60 इट कैन इजेक्ट, तो 60% हो गई। पर जिन लोगों की इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से कम हो गई, ये लोग को सडन डेथ का बहुत चांस हो जाता है, मतलब कि नॉर्मल से 5-6 गुना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को पहले तो हम ये देखते हैं कि भी इनका हम इजेक्शन फ्रैक्शन किस तरह से बढ़ा सकते हैं कि नहीं। मेडिसिन से, जहाँ अगर नाड़ियों की प्रॉब्लम है तो स्टेंटिंग से या बाईपास सर्जरी से, अगर तो हम उनका इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से ऊपर ले जा सकते हैं तो फिर उनका रिस्क कम हो जाता है। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट करने के बाद भी इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग कैपेसिटी कम रहती है, उन लोगों को हम एक सिंपल टेक्नोलॉजी है जिसको कि जैसे पेसमेकर होता है, वो पेसमेकर नहीं, इसको आईसीडी कहते हैं, तो आईसीडी इम्प्लांट कर देते हैं। अब आईसीडी क्या है, लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं और उसका डिवाइस तो यहाँ आता है बिलोडी लेफ्ट क्लेविकल, एक वायर हार्ट में जाती है। सो इस वायर के थ्रू वो मशीन 24/7 हार्ट को मॉनिटर करती है, और वो अगर हार्ट अरेस्ट भी हो जाए उसको 10-15 सेकंड में डायग्नोस करके ऑटोमेटिकली शॉक दे सकती है। ये आपने देखा होगा कि जब भी किसी बंदे को हार्ट अरेस्ट होता है तो डॉक्टर लोग बिजली का शॉक देते हैं। तो किसी हिंदी मूवी में या अंग्रेजी मूवी में देखा होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो शॉक देना होता है वो पहले 3 मिनट में देना पड़ता है अगर आप मरीज़ को बचाना चाहते हो। एवरी मिनट डिले इंक्रीज ऑफ मोर्टेलिटी 10%। अगर आप 8 मिनट बाद शॉक दोगे बंदे को तो ये हम लोग के 10% चांस है बचने के। अगर आप पहले 3 मिनट में दोगे तो उसके 80% चांस है। और इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आप हॉस्पिटल में ले जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा हॉस्पिटल है BLK मैक्स, अगर मेरे हॉस्पिटल के गेट पे किसी को कार्डियक अरेस्ट हो वो बचेगा नहीं, क्योंकि ये शॉक देना होता है 3 मिनट के अंदर अंदर। तो ये मशीन है ऑटोमेटिक है, ये 10-15 सेकंड में आपको
दे देगी और ये आपको मरीज को बचा लेगी. दिस इज़ ए रियली लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी in those patients where the heart is damaged and which cannot be improved by any kind of treatment. और दूसरी तरह की एक जो मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहता हूँ सर प्लीज. कि जैसे जिन लोगों का हार्ट रेट स्लो रहता है और उनको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते किसी ट्रीटमेंट से, तो उनको पेसमेकर डालते हैं. पेसमेकर जो है वो स्लो हार्ट रेट का इलाज है, लेकिन वो कार्डियक अरेस्ट का इलाज नहीं है. ना ही वो हार्ट रेट अगर बढ़ जाए, किसी मरीज में पेसमेकर लगा हुआ है, पेसमेकर उसका कुछ नहीं कर सकता. लेकिन आईसीडी है, उसमें दोनों सोल्यूशन है. ये पेसमेकर का भी काम करती है और अगर हार्ट रेट बढ़ जाए उसका इलाज भी करती है. अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए फिर भी उसका इलाज करती है, शॉक दे सकती है. तीसरी किस्म की जो डिवाइस लगाते हैं हम हार्ट के मरीजों में, वो है जिनकी पंपिंग कैपेसिटी कम है, पर्टिकुलर 35% से कम है. जी. ईसीजी में उनका ईसीजी ब्रॉड हो जाता है, जिसको कि हम लेफ्ट बंडर ब्रांच ब्लॉक कहते हैं. तो अगर ईसीजी ब्रॉड है तो एक स्पेशल किस्म का डिवाइस है, उसको सीआरटी कहते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी. ये जो डिवाइस है ये 3 काम करती है. एक तो पेसमेकर का काम करती है, दूसरा हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाती है, तीसरा ये भी करती है कि अगर उस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो शॉक भी दे सकती है, जैसे CRT-D कहते हैं. CRT-D में तो उसमें डिफिब्रिलेटर है. तो ये ब्रॉडली 3 किस्म की डिवाइसेस हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो हैं वो डालते हैं. दूसरा जो मेन काम करते हैं हम कि रिदम की प्रॉब्लम है जिसमें कि हार्ट रेट तेज होता है, उसको हम एब्लेशन करते हैं. एब्लेशन का मतलब है कि उसको परमानेंटली क्योर कर सकें, हार्ट के अंदर जाके उस एरिया को जिसमें कि वो रिदम की प्रॉब्लम पैदा होती है या वो अब नॉर्मल सर्किट है उसको हम बर्न कर दें. सर सबको हार्ट अटैक के बारे में तो पता ही है, सब उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बट सर आप एक हमें मेजर मतलब पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताइए कि हार्ट अटैक और रिदम डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है. वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, हार्ट अटैक के भी सिम्टम लोगों को नहीं पता, वो भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ. हार्ट अटैक जब होता है आदमी को यूजली चेस्ट पेन होती है. ये चेस्ट पेन जरूरी नहीं कि पेन हो, ये डिस्कम्फर्ट हो सकता है. यूजली इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, पर इट कैन बी लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट आर्म में भी हो सकता है, राइट आर्म में भी होता है, कई बार जॉ में होता है, कई बार बिटवीन दी 2 ब्लेडर, अब स्कैपुला हैं जो ब्लेड के बीच में होता है. सो ये जो है कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है कि पेन जहाँ से शुरू हुई इधर चलेगी. और अगर ये पेन आपकी 10-15 मिनट ठीक नहीं होती, पर्टिकुलरली अगर आपने सॉर्बिटेट भी ले ली, तो ये समझ लो आई विल से कि 15 मिनट के बाद पेन अगर नहीं ठीक हुई सॉर्बिटेट के बाद भी, तो ये हार्ट अटैक आपको अज्यूम करना चाहिए और उसी वक्त चले जाओ नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ ईसीजी हो सकती है, उससे डायग्नोस होगा ना. दूसरी कई बार क्या होता है कि पेन नहीं होती, कई बार सिर्फ सडनली ब्रीदिंग डिफी, मेरे को ब्रीदिंग सांस की प्रॉब्लम हो रही है, कई बार सिर्फ बंदे को बहुत घबराहट होती है और पसीने आते हैं, क्योंकि अगर उस वक्त शायद हो सकता है बीपी लो हो तो पसीना आएगा. सो कोई भी ये नए सिम्टम हो अगर आपको हार्ट अटैक अज्यूम करना चाहिए. और एक बड़ी गलती करते हैं हिंदुस्तान के लोग, कई बार सिर्फ पेट के ऊपर वाले पोर्शन में जो सिम्टम होते हैं उसको गैस समझ देते हैं. सो अगर आपको ये पहली बार हो रहा है और पर्टिकुलरली अगर सिमिलर सिम्टम आपको चलने से होते हैं, वो गैस मत करो, क्योंकि गैस के चक्कर में बहुत लोग मरते हैं इंडिया में. डॉक्टर भी मैंने देखा है कि हार्ट अटैक था लेकिन गैस करते रहे, वो नहीं पहुंचे. रिदम की जो प्राइमरली जो रिदम की प्रॉब्लम होती है उनमें ज़्यादा सिम्टम ज़्यादा पैल्पिटेशन के होते हैं, सम फ्लटरिंग इन दी चेस्ट, या उनको लगता है कि मेरे को घबराहट हो रही है, उनको समझ नहीं आता क्या है, या फिर उनको आंखों सामने नहीं रहता है कि मैं गिर ना जाऊँ, या फिर सडनली उनको ट्रांजिटरी लॉस ऑफ कॉन्शियस जिसको सिनकपी कहते हैं. तो अगर आप कोई बेहोश होए पर आप उठ के खड़े हो गए, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल रिदम की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. अगर आपको चेस्ट पेन है देन आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, लेकिन अगर रिदम की प्रॉब्लम आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो फिर बेटर है कि आप कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास जाओ. हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट भी काफ़ी डील कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट इज बेटर. ओके सर, ये सारी बातों से पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होता है इस चीज़ को समझना कि हाँ आपके दिल में प्रॉब्लम हो रही है या आपके हार्ट की रिदम शायद सही नहीं चल रही है. बिल्कुल, उसके सिम्टम बताता हूँ मैं क्या है. वेरी राइट. ये आमतौर पर जो पेशेंट को रिदम की प्रॉब्लम होती है उनको 3-4 किस्म के सिम्टम होते हैं. एक तो होते हैं कि उनको पैल्पिटेशन होती है, कि
कई लोगों को लगता है घबराहट, जी उनको ये नहीं समझ आती कि क्या हो रहा है, कि घबराहट हो रही है। और दूसरा होता है कि उनको चक्कर आ सकते हैं, कई बारी आंखों सामने अंधेरा आ सकता है, जब बेहोश हो सकते हैं, ट्रांजिटरी। सो ट्रांजिटरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज अनदर सिम्टम। थर्डली दे कैन हैव ए चेस्ट पेन, दे कैन हैव ए ब्रीदिंग डिफिकल्टी। सो ये सिम्टम है मेनली जो कि मरीज़ को केयरफुल होना पड़ता है कि अगर मैंने ऐसे भी बहुत मरीज देखे हैं, पर्टिकुलरली यंग गर्ल्स, 18, 20, 25 साल की लड़की है, उनको पैल्पिटेशन होती है, लेकिन पैल्पिटेशन थोड़े टाइम के लिए होती है जी कि उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि जाके ईसीजी रिकॉर्ड कर लो। और वो बहुत से मरीज ऐसे देखे जिनको कि उनको बोलते हैं इनको एंग्जाइटी है, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, साइकेट्री का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उनको है तो सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया जिसका कि परमानेंट क्योर है। जी जी दूसरी चीज़ मैं एक और लोगों को समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी तरह की पैल्पिटेशन होती है, दी बेस्ट उसका डायग्नोसिस कैसे बन सकता है कि जब आपको पैल्पिटेशन हो रही है उसी वक्त जाके ईसीजी कराओ। क्योंकि अगर आपने जब पैल्पिटेशन आपको सिम्टम हो रहे हैं, अगर उस वक्त ईसीजी होगी वो सही डायग्नोसिस है। सर तो क्या इसमें भी कोई टाइम पीरियड होता है, जैसे आपने बोला 3 मिनट में वो जो शॉक ट्रीटमेंट होता है वो देना ज़रूरी होता है, ईसीजी वो तो ऑटोमेटिकली देता है, वो तो आईसीडी तो ऑटोमेटिकली देती है। उसमें तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं, देयर लॉट ऑफ प्रोग्राम अवेलेबल कि कितनी देर बाद शॉक दे। वो हर पेशेंट का डिफरेंट होता है। हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि बिना मतलब कि शॉक भी ना लगे, पर वो अगर रियल अरिथमिया है उसकी डेथ ना हो। सो ये दिस इज क्वाइट ए कॉम्प्लिकेटेड साइंस। वो जनरल लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, उनको इतना ही समझने की ज़रूरत है कि ये डिवाइस अवेलेबल है। जी 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 सर, आजकल इतना ज़्यादा अगर हम देखें, देयर आर सो मेनी केसेस ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड वी सी अ लॉट हैपनिंग इन द न्यूज़, जहाँ पे हम लोग की डेथ्स और इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि लोग को समझ नहीं आता। जैसे आपने बताया औरतों में एनजाइटी का प्रॉब्लम एकदम से आता है एंड लोग इसको डिसमिस कर देते हैं एंड न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं या ब्रेन रिलेटेड किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इज़ देयर अ डिफरेंस इन सिम्टम्स कि अगर हम आदमियों और औरतों के बारे में बात करें एंड इवन किड्स, क्योंकि आजकल बच्चों में भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा हार्ट कंडीशंस बढ़ रहे हैं, तो क्या कोई डिफरेंस इन सिम्टम्स होते हैं? राइट, देखो 2-3 चीज़ें हैं आपको समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में लोगों को ये नहीं पता कि सडन कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ होती है, हार्ट अटैक अलग चीज़ होता है। अब कोई भी पेशेंट की डेथ हो जाती है, जैसे जिम में गया, अब सुना हुआ जिम में गए, यंग बंदा था, बड़ा फिट था, सडनली डेथ हो गई, उसको जी हार्ट अटैक हुआ है। ये जरूरी नहीं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। एक्चुअली जितनी भी सडन डेथ होती हैं, सडन डेथ का मतलब क्या है? सडन डेथ का मतलब ये है कि मरीज़ सिम्टम शुरू होने के 1 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं सडन डेथ। और सडन डेथ बाई एंड लार्ज कार्डियोवास्कुलर है। अब प्रैक्टिकली कार्डियोवास्कुलर, व्हेन आई से कार्डियोवास्कुलर मीन ईदर हार्ट में इटसेल्फ और वास्कुलर सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल आदमी को सडनली ब्रेन में ब्लीडिंग होगी, वो है द ब्रेन की ब्लीडिंग, लेकिन इससे कार्डियोवास्कुलर, क्योंकि अगर वेसल फटा तभी ब्लीडिंग हुई। ऐसे ही अगर पेट में मेजर आर्टरी को फट जाए, सडन ब्लीड हो जाए तो बंदा मर जाएगा, हालांकि वो हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसी बहुत ही कोई रेयर चीज़ होती है कि कार्डियोवास्कुलर ना हो, सडनली डेथ हो जाए। इट्स वेरी रेयर। सो बेसिकली कार्डियोवास्कुलर फिनोमेना। सडन डेथ में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पीपल हु डाई सडनली दे हैव ऑलरेडी सम प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज विच दे डोंट नो। वाई दे डोंट नो? बिकॉज इंडिया में कोई रेगुलर चेकअप का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है, तो वो कहते नहीं कल तक तो ठीक था, सब ठीक था, ये कैसे हुआ, डेथ हो गई। सो दे डोंट नो। देखो 2 चीज़ें हिंदुस्तान के लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उनकी नॉलेज बहुत कम है और उसमें उनका कसूर नहीं है, उसमें कसूर हमारा है। जैसे कार्डियल सोसाइटी ऑफ इंडिया है या हमारी एसोसिएशन है, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाएं। उसके लिए भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, तो एक नेशनल टेलीविज़न होना चाहिए था जिसका नाम होगा हेल्थ टेलीविज़न। अब इंडिया में क्या है कि बाबों के बड़े चैनल हैं, कि आशाराम का चैनल है, फलाने का चैनल है, दिनके का चैनल है, लेकिन हेल्थ का कोई चैनल नहीं है। सो ये तो बल्कि ऐसा चैनल बनाना चाहिए जो कि 7/24 चल सकता है। कोई ना कोई डॉक्टर आके, हर किस्म के डॉक्टर, चाहे स्किन के डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं,
हार्ट के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं, तो लोगों को सुझाव आए कि ये बीमारियां हो सकती हैं, इनको प्रिवेंट कैसे करना है। तो प्रिवेंशन पे हमारे कंट्री में कोई एफर्ट नहीं है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इवन पढ़े लिखे लोग, बाई एंड लार्ज लोगों में ये कंसेप्ट नहीं है कि भैया एनुअल चेकअप जरूरी है। हेल्थ पे एनुअल चेकअप I feel हो that's जाए, a metro city syndrome where people don't have time. दे and डोंट that नो, is- दे चेक ही नहीं करने जाते। तो इसलिए कहते हैं जी कल तक तो ठीक था। भैया कल तक कैसे ठीक था, पता तक चेकअप कराया नहीं। ऐसी जो सडन डेथ होती है, जैसे यंग लड़कों या लड़कियों की, उनमें भी ये है कि वो भी चेकअप नहीं कराते। जैसे हम कहते हैं एक्चुअली अगर 35 से नीचे ले लो तो मोस्ट ऑफ द सडन डेथ्स आर नॉट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, दे आर बिकॉज ऑफ सम अदर डिसऑर्डर्स। जैसे में एक बीमारी उनमें है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट का मसल मोटा हो जाता है। दूसरी है ईसीजी में एबनॉर्मलिटी होती है, क्यूटी सिंड्रोम कहते हैं। थर्डली ब्रुगाडा सिंड्रोम है, ठीक है। एक है रिदमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। अगर ये बीमारियां हों तो कई बार एको भी नॉर्मल होती है इनकी। जब तक जो कार्डियोलॉजिस्ट ना देखे ईसीजी को ध्यान से, एको से ध्यान से ना स्टडी की, डायग्नोस नहीं होता। सो मेरी रिकमेंडेशन एक और है, आज ये मौका मेरे को मिला है कि जो लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसे मैराथन करना चाहते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं, कम से कम उनका तो एक कार्डियोलॉजी चेकअप जरूर होना चाहिए। ओके ओके सर, हमने सिम्टम्स की बात करी। नेक्स्ट स्टेप होता है कि चलो हमें सिम्टम्स पता चल गए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ या हमारी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो 3 तरह के डॉक्टर जो हैं उनकी ये जिम्मेवारी है कि हार्ट की रिदम को डायग्नोज करें और इसका इलाज करें। सबसे पहले मरीज यूजली फिजिशियन के पास जाता है, जो एमडी मेडिसिन वाले हैं। अब उनमें क्या है कि कई लोग तो बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, नॉलेजेबल हैं, दे कैन डायग्नोज। कई लोग इतने स्मार्ट नहीं हैं, उनकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो मिस भी कर देते हैं। लेकिन फिजिशियन आमतौर पे या तो कार्डियोलॉजिस्ट को भेजेगा, पर जिस फिजिशियन को पता है कि ये रिदम की प्रॉब्लम है, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम है, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। तो अल्टीमेटली पेशेंट का जो मैक्सिमम भला हो सकता है वो तो तभी हो सकता है अगर वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास जाए। सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, ही शुड गो टू कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। पर ये लोगों को हमारे कंट्री में पता ही नहीं। जैसे आपने ये टॉपिक शेयर, मैं तो बहुत बधाई देता हूँ आपको कि कम से कम लोगों को ये पता चले कि कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट क्या होता है। जी जी जी। पहले तो ये भी नहीं पता था कि कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, पहले तो डॉक्टर के पास जाते थे, ठीक है नहीं। सो बट नाउ द थिंग इज दैट साइंस हैज एडवांस टू दैट स्टेज कि हर चीज़ का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। जैसे इवन आप गायनिकोलॉजी ले लो, गायनिकोलॉजी अलग है, ऑब्स्टेट्रिक्स अलग है, ये इतनी स्पेशलाइजेशन हो गई है, जब तक मरीज को नहीं पता उसको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट नहीं होगा। एग्जैक्टली सर, आई फील इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस, एंड इसी रीज़न से आज हम यहाँ मिले हैं, आज आप हमारे साथ यहाँ पे हैं हमारे चैनल पे। एंड आई फील जो इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं इट इज़ वैल्यूएबल, क्योंकि इतने डिटेल से मुझे नहीं लगता किसी भी डॉक्टर ने, स्पेशली कार्डियोलॉजी रिलेटेड किसी डॉक्टर ने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पे इतनी लाइट शेड की होगी। सर, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हम ये हमेशा सोचते हैं कि ट्रीटमेंट तक जाने की ही क्या ज़रूरत है। प्रिवेंशन इज़ समथिंग, बिकॉज वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? तो जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हम प्रिवेंशन से रिवर्स कर सकते हैं, क्या हार्ट रिदम रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी प्रिवेंशन से बेटर, मतलब ना होने के चांसेस हो सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कम्प्लीमेंट करता हूँ। देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज की घड़ी में 3 मेजर किलर हैं इंडिया में, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड कॉर्नरी हार्ट डिजीज। यू हैव टू बिलीव मी कि WHO का डेटा है कि अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें प्लस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट करें, 75% ऑफ द प्री मेच्योर डेथ्स कैन बी। WHO का डेटा है, ये मैं नहीं कह रहा, अपने घर से नहीं तुक्का नहीं मार रहा। सो अगर इंडिया को किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो वी हैव टू प्लान ए वेरी वेरी अग्रेसिव प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोग्राम इन द कंट्री। लोगों को बताना है कि इस बीमारी से कैसे बचना है जी। और दूसरा चीज़ ये भी समझ लो कि हिंदुस्तान के लोग 35% हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हैं, 65% अफोर्ड नहीं कर सकते जी। उनको तो हमें प्रिवेंशन, हमारा फ़र्ज़ है कि उनको अगर बचाना है, उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाने हैं,
तो उनकी बीमारी प्रिवेंशन होनी चाहिए। और ये अगेन मैं कहूँगा कि 3 एजेंसीज का काम है, हमारे डॉक्टरों का जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, और तीसरा आप लोगों की जिम्मेवारी, मीडिया वालों की जिम्मेवारी है कि लोगों तक आप बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाओ उनको, और उससे बहुत प्रॉब्लम हल हो सकती है, बहुत ज़्यादा। बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया कैन सेव, हाउ मनी आवर्स ऑफ वर्क यू कैन सेव, प्रोडक्टिविटी कैन सेव, अगर बीमारी ना हो बंदे को। मैं ये कहता हूँ कि हार्ट की जो बीमारी है वो ये सिचुएशन आया है कि हार्ट अटैक, आपको उसके पहले ही उसको बचाना है। अब वो पॉसिबल है जी, ये नहीं कि पॉसिबल नहीं, सिंपल स्ट्रेटजी है। आप हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो, अपना वेट ठीक रखो, खान पान ठीक रखो, ये जंक फूड मत खाओ, डेली एक्सरसाइज करो, एंड वंस ए ईयर चेकअप कराओ अपना, एंड कीप योर कोकोनट कूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आजकल की दुनिया में क्या है, प्रति यंगर जनरेशन को कहना चाहता हूँ, वो बहुत स्ट्रेस्ड हैं। आई डोंट नो व्हाई जी, यही मैं आपसे पूछना चाहती थी, स्ट्रेस। दे आर स्ट्रेस्ड विदाउट रीजन। और अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेस के क्या कारण है, सिर्फ 3 कारण है। एक तो है जेनेटिक कोडिंग, हर आदमी अलग अलग है। जैसे मेरे 2 बेटे हैं, एक बिल्कुल बिंदास है, एक को छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। सो जेनेटिक को हम चेंज नहीं कर सकते, अभी तक उसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं वो 2 हैं। एक तो है लैक ऑफ रैशनल थिंकिंग। ओके, जो इंसान रैशनली सोच सकता है उसकी एंग्जाइटी बहुत कम हो सकती है। जैसे सिंपली हम एयरपोर्ट को जा रहे हैं, दिल्ली में तो रोज़ भीड़ भड़का है, जैम लग जाते हैं, तो लगता है जब फ्लाइट मिस हो जाएगी तो आमतौर पे लोग टेंशन में आ जाते हैं, वो घड़ी देखेंगे बार बार, भाई जल्दी चल जल्दी चल। अगर आप मन को ये समझा लो कि भैया ज़्यादा मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी ना, मैं मरने तो लगा नहीं हूँ, तो आप ठंडे हो सकते हो। तो मेरे को कोई टेंशन नहीं होती। मैं कहता हूँ ड्राइवर को तो आराम से चल, अगर फ्लाइट गई तो जाने दे, आई एम एक्सेप्टिंग दिस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सो रैशनल थिंकिंग, जो इंसान रैशनली सोच सकता है उसकी स्ट्रेस बहुत कम हो जाए। जी, दूसरा जो है हिंदुस्तान में प्रॉब्लम, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है मेरा, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, हम परमात्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं प्रूव करूँगा आपको। अगर आप परमात्मा में विश्वास करते हो तो जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ उसको एक्सेप्ट करो। भाई हम कहते हैं परमात्मा की मर्जी है, उसकी मर्जी में ना पत्ता नहीं हिल सकता। अगर आप टांग टूट गई तो सिर्फ परमात्मा का हुक्म है ना, फिर उसको ऑब्जेक्ट क्यों करते हो? जी, जी। अब लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सुबह पाठ पूजा करते हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं। रियलिटी तो वही है ना। तो जब तक या तो आप अपने मन को, अपनी बॉडी को परमात्मा को सबमिट कर दो कि भैया मैं तेरे को पूरा सबमिट करता हूँ, जो मेरे को मारना मार ले, टांग तोड़नी है टांग तोड़ दे, मेरी सेपरेशन करनी है हस्बैंड से करा दे, तेरी मर्जी है जो कुछ करना। अगर वो एटीट्यूड हो जाएगा तो बहुत शांति मिलेगी। बिलीव मी, मैं करता हूँ ऐसे। तो यूर स्ट्रेस कैन बी डिक्रीज अ लॉट। या सर, एज अ पार्टिंग नोट एक चीज़ आप बताइए। आपने लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में तो हमें बताया, बट हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स को ठीक रखने के लिए कुछ बेसिक टिप्स जो जनरल पब्लिक, ऑल एज ग्रुप्स, जो ओवरआर्चिंग जो टिप्स होती है, अगर वो लोग फॉलो कर सके तो। देखो, एक तो जो हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम्स हैं जो कि नॉर्मल हार्ट में होती है, उनको प्रिवेंशन नहीं कर सकते हम, क्योंकि हार्ट तो नॉर्मल है। वो तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, और मैनी ऑफ देम दे आर बाय बर्थ। उनको ठीक करने के लिए अभी हमारे पास मेथडोलॉजी नहीं है। वी डोंट हैव ए जेनेटिक मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट सो फार। जीन थेरापी इसमें काम नहीं करती अभी तक। लेकिन बहुत से रिदम की प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जिनको हार्ट की बीमारी होती है, जिनमें हार्ट अटैक हुआ उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करोगे, जो मैंने बताया है, तो वो एटलीस्ट आई वुड से 70% ऑफ द हार्ट रिदम प्रॉब्लम कैन बी प्रिवेंटेड इफ योर लाइफस्टाइल इज हेल्दी एंड यू हैव अ रेगुलर चेकअप। तो डॉक्टर, हम लोगों ने सिम्टम्स की बात की, हम लोगों ने बेसिक एस्पेक्ट्स पे लाइट डाला कि एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। साहब, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, आई वुड लाइक यू टू टॉक अ लिटिल अबाउट कि इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, एंड अगर हम ट्रीटमेंट की भी बात करें तो क्या सॉर्ट ऑफ कोई थेरेपीज़ है या ऐसा कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो पेशेंट्स के लिए कंफर्टेबल हो सकता है, या जो लोग को लगता है कि बहुत बड़ी बात है बट इतना डिफ़िकल्ट वो एस्पेक्ट है नहीं। आप उस पर अगर थोड़ी सी बात करना चाहें तो। बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, हार्ट की जो रिदम की प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करने के लिए
नंबर 1 पे पेशेंट की हिस्ट्री आती है। अगर डॉक्टर आराम से शांति से मरीज़ की बात सुनेगा तो 80% तो उसी में पता चल जाता है। फिर बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कहते हैं जी मेरे को धड़कन होती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन होती है। उनके लिए नंबर 1 स्टेप ये है कि अगर वो पैल्पिटेशन लंबे टाइम के लिए होती है, इतना टाइम है कि जाके आप ईसीजी करा सकते हो, उसी वक्त ईसीजी करानी चाहिए। ओके। फिर जो पैल्पिटेशन का दूसरा डायग्नोसिस है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल वो मरीज़ कहता है मेरे को तो रोज़ होती है घबराहट, तो उनको हम 24 घंटे का ईसीजी मॉनिटरिंग करते हैं जिसमें होल्टर कहते हैं। 24 घंटे का कर सकते हैं, 48 आवर का कर सकते हैं, उसको होल्टर कहते हैं। होल्टर इज जस्ट रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली ईसीजी ऑफ ए पर्सन फॉर 24 आवर्स, 48 आवर, 96 आवर, वट एवर। फिर एक टेक्नोलॉजी उसका नाम है ELR एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर। उसमें क्या होता है, वो तारे वारे नहीं होती, पैच लगा देते हैं, वो आपकी हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए ईसीजी रिकॉर्ड कर सकता है। ओके। लेकिन कई लोगों को ऐसे सिम्टम होते हैं जी मेरे को तो 3 महीने बाद होता है या 6 महीने बाद होता है, या वो इतनी फ्रीक्वेंसी कम है। उसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो है कि वी कैन टेक देम टू दी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब एंड वी कैन डू इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। उससे 96-98% चांसेस है कि हमें पता चल जाएगा। एक दूसरी टेक्नोलॉजी है, उसको बोलते हैं ILR बहुत छोटी सी डिवाइस है, जस्ट लाइक ए स्मॉल चिप, जो कि हम इंजेक्ट कर देते हैं हार्ट के एरिया में। ये जो ILR है, इंटरनल लूप रिकॉर्डर, ये ईसीजी 3-3.5 साल तक ईसी रिपोर्ट कर सकता है। जैसे कोई मरीज़ कहता है कि मेरे को तो बेहोशी होती है, 6 महीने बाद हो जाती है। अब होल्टर का कोई फायदा नहीं उसमें ILR लगाओ, फिर उसको हम मरीज़ को कहते हैं जैसे तेरे को बेहोशी होगी उसके बाद आओ, फिर उसको इंटेरोगेट कर सकते हैं हम बाहर से, फिर वो ILR बता देगा कि उस वक्त इसका रिदम का क्या था। ये है। फिर बहुत से लोगों को हम सिम्टम के बेस पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी से पता चल जाता है। तो ये हैं डायग्नोसिस करने के तरीके। और इलाज में जहाँ तक ट्रीटमेंट है, रिदम की प्रॉब्लम 3 तरह के इलाज हैं। ये तो कुछ मरीजों को हम मेडिसिन देते हैं, उससे से ठीक हो जाते हैं। दूसरा है एब्लेशन प्रोग्राम। एब्लेशन इज कि जब हम उसको परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ हार्ट में जो रिदम की प्रॉब्लम शुरू होती है, पैदा होती है, उस पॉइंट को बर्न कर देते हैं, उसको एब्लेशन कहते हैं। ओके। तीसरा है डिवाइसेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे पेसमेकर है या CRT है, CRT हार्ट फेलियर के पेशेंट को लगाते हैं, या हम उनको ICD लगाते हैं जिनकी हम सडन कार्डियक डेथ के ज़्यादा चांस है। सो फॉर्चुनेटली almost I will say 98-96% patients can be treated adequately with drugs, ablation and with devices. ये अवेलेबिलिटी है। सर, क्या एज ग्रुप भी एक रोल प्ले करता है इसमें, ट्रीटमेंट डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में? देखो, जो पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, जैसे कई बीमारियां होती हैं जो कि यंग लोगों को होती हैं, जैसे 15 साल का, 20 साल का, और उनका हार्ट यूजली नॉर्मल होता है। ये इसी यंगर जनरेशन में होती है। जब जब उम्र बढ़ती है, फिर वो हार्ट की डैमेज वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को हार्ट के मसल की बीमारी होगी जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। फिर जितनी जितनी एज बढ़ती है वो पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बीमारी है, उसको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डी कहते हैं, PSVT कहते हैं। वो नॉर्मली यंग लोगों को होती है और लड़कियों को ज़्यादा होती है, बल्कि इवन मेन से भी कई बार ज़्यादा होता है। और वो बेचारियों को कई बार उसको बोलते हैं नहीं तो कोई टेंशन है, इसको तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि नोबडी लिसन टू देम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं होता। मैंने बहुत लड़कियों का एब्लेशन किया हुआ है who are on anti-anxiety medicine. Oh my God. इससे इम्पोर्टेंट नहीं। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फिर दूसरी तरह की हार्ट डैमेज वाली वेंटिकुलर टैकीकार्डिया और सडन कार्डियक डेथ की तकलीफ शुरू हो जाती है। या इवन हार्ट जो पेसमेकर है फॉर एग्जांपल, ये भी एज रिलेटेड हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है उसकी डीजनरेशन होती है। सो पेसमेकर भी यंगर जनरेशन को बहुत कम है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनको ज़्यादा लगती है। यार सर, ऑन अ पार्टिंग नोट, आई ऑल्सो वांट टू नो कि अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, अर्ली डायग्नोसिस, हम बोलते रहते हैं टाइमली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस, आई वांट टू हियर योर। So there is no doubt about it. The sequence should be, first of all, prevent disease. Yeah. But if you have not been able to prevent disease, then you should have diagnosed early, before it damages the heart. So earlier the diagnosis, earlier the treatment,
बेटर आउट द आउटकम्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, एक रिदम की प्रॉब्लम है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसको बहुत से लोग डायग्नोज नहीं होता, फिर उसका जल्दी इलाज नहीं कराते, वो चलता रहता है, फिर अल्टीमेटली ट्रीटमेंट का भी इतना इफेक्ट नहीं होता जितना पहले होना चाहिए। सो अर्लियर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बेटर आर द आउटकम्स इन एनी डिजीज। सर, तो जैसे इस वर्ल्ड हार्ट डे पे आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? मैं सारे व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या हैं? नंबर 1 इज़ हेल्थ, नंबर 2 इज़ हेल्थ, नंबर 3 इज़ हेल्थ। एक्चुअली कुछ भी और चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना पैसा, ना आपकी वाइफ, ना आपके बच्चे, ना आपकी गर्लफ्रेंड, ना आपका बॉयफ्रेंड। उसका रीज़न बताता हूँ कि अगर इंसान की सेहत ही ठीक नहीं तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का क्या करोगे? नहीं कर सकते। सो मेरा लोगों को यही मैसेज है कि प्लीज़ मेक योर पॉलिसी फ्रॉम डे 1। जब आपको होश आ गई, यंगर जनरेशन को ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि हेल्थ शुड टेक प्रायोरिटी ओवर एनीथिंग एल्स। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो। वेट नहीं बढ़ना चाहिए, पेट नहीं बढ़ना चाहिए। लोगों का पेट बाहर निकलता है, उससे भी बीमारी होती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसका सही इलाज कराओ, 130/80 से नीचे रखो। अगर शुगर है तो वेट कम करो, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो। अगर फिर भी ज़्यादा है तो उसका इलाज कराओ। और अच्छा इलाज का मतलब ये है डायबिटीज़ में कि आपका हीमोग्लोबिन A1C 6 और 7 के बीच चाहिए। कोई ना कोई रेगुलर एक्सरसाइज मॉडरेट इन नेचर, वॉकिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, जो भी आपके सर्कमस्टांस में वो करो। एंड लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद स्ट्रेस इन लाइफ। देखो, स्ट्रेस दुनिया में कम नहीं होगी, बढ़ती जा रही है। बल्कि ये डेवलपमेंट का एक कॉम्प्लिकेशन है कि स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। वी हैव मोर टारगेट्स, वी आर मोर एम्बिशियस पीपल। सो हर इंसान को सीखना है कि स्ट्रेस को कैसे दूर करना है। चाहे मंदिर जाके आपको शांति मिलती है, गुरुद्वारे जाके मिलती है, दोस्तों के साथ बैठ के गप मार के, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अल्टीमेटली यू मस्ट चिल इन लाइफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड healthy. So this is what is my message on the World Heart Day for people. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग हियर विद अस। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर की, बहुत ही सरल शब्दों में हमें बताया कि हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स क्या है, उसके क्या टाइप्स है, उसकी ट्रीटमेंट के कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आज बहुत सारा गोल्ड इन्फॉर्मेशन मिला है, टू बी ऑनेस्ट। एंड आई होप दैट वी वर एबल टू इंस्टिल दैट सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस इन पीपल के लोग अब जाए, अपने टेस्ट कराए एंड सही एक ट्रीटमेंट के लिए एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास तो पक्का जाए। थैंक यू सो मच। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ लोगों को, दर्शकों को, कि अगर आप अपने दिल को टूटने से बचाना चाहते हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हार्ट की बीमारियाँ क्या होती हैं, प्रिवेंशन करनी चाहिए और एनुअल चेकअप कराना चाहिए। जी जी जी, लवली। सो दोस्तों, आप अपने हार्ट का ध्यान रखिए और अपने हार्ट की रिदम को सुनते रहिए और जुड़े रहिए ओनली माई हेल्थ के साथ।